नमस्कार। आज है तारीख 27 जून, दिन शुक्रवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है सुदेशना। अब करते हैं खबरों की शुरुआत। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 2948 में क्रू मेंबर को एक धमकी भरा पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि फ्लाइट में बम है। आनन फानन में एयरपोर्ट अधिकारियों ने फ्लाइट की तलाशी शुरू की। हर कोने हर चप्पे की बारीकी से जांच की गई, लेकिन राहत की बात ये कि कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। इसके बाद इसे हॉक्स कॉल यानी फर्जी धमकी घोषित कर दिया गया। दक्षिण कोलकाता के साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के परिसर में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार ये घटना 25 जून की शाम 7:30 बजे से रात 10:30 बजे के बीच हुई है। पीड़िता की शिकायत के बाद 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से एक कॉलेज का पूर्व यूनिट अध्यक्ष रह चुका है। अदालत ने आरोपियों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना के मामले में जांच में बाहरी एजेंसियों का दखल नहीं होगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 2 वरिष्ठ सूत्रों ने बताया है कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ता को इस हादसे की जांच में शामिल होने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि 12 जून को अहमदाबाद में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 260 लोगों की जान चली गई थी। इस फैसले की कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों ने आलोचना की है। उनका कहना है कि इससे महत्वपूर्ण ब्लैक बॉक्स डेटा के विश्लेषण में देरी हो सकती है। इस हफ्ते की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र की विमानन एजेंसी ने इस हादसे की जांच के लिए भारत को सहायता देने हेतु अपनी एक जांचकर्ता को भेजने का असामान्य प्रस्ताव रखा था। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। इस मौके पर देश भर में आयोजन किए गए। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। 9 दिनों तक चलने वाला ओडिशा का प्रमुख हिंदू त्योहार है ये। पुरी को इस उत्सव के लिए पूरी तरह तैयार किया गया है। शहर को 5 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है, जिसमें 200 पुलिस प्लाटून, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 8 कंपनियां तैनात हैं। वहीं दूसरी तरफ रथ यात्रा के दौरान अहमदाबाद में 3 हाथियों के बेकाबू होने से अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि यात्रा के दौरान तेज डीजे की आवाज के कारण एक हाथी अनियंत्रित हो गया और इधर उधर दौड़ने लगा। हालांकि महावतों और वन विभाग की टीम ने स्थिति संभालते हुए हाथी को नियंत्रित किया। बेकाबू हुए तीनों हाथियों को यात्रा से हटा लिया गया। इस हादसे में 4 लोग घायल भी हो गए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन हुआ। राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस आयोजन में भाग लिया। दोनों ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की और पारंपरिक छेरा पहरा रस्म निभाई। अब खबर उत्तर प्रदेश से। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एक बड़ा कदम उठाया। एक व्यक्ति जिसे जमानत मिलने के बावजूद जेल की रिहाई में करीब 1 महीने की देरी हुई, उसे 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। दरअसल उस व्यक्ति को राज्य के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। कोर्ट ने इस देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए 25 जून को राज्य सरकार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया था और अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों के साथ हुई अभद्रता का मामला अब तूल पकड़ चुका है। ये मामला अब सिर्फ प्रशासन और पुलिस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सियासी रंग ले चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी अपने घुसपैठिया राजनीति के तहत पड़ोसी राज्यों से लोगों को लाकर यूपी का अमन चैन बिगाड़ने की साजिश कर रही है। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश का समाज कुछ नकारात्मक लोगों की गलतियों से बटेगा नहीं, बल्कि और मजबूत होगा। सपा चीफ ने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी में अब एक भी ऐसा नेता नहीं जिस पर दिल्ली वाले भरोसा कर सके। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बाहर से लोगों को लाकर यूपी को अस्थिर करने की साजिश रच रही है। एक महत्वपूर्ण खबर कर्नाटक से।
चामराजनगर जिले के माले महादेश्वर हिल्स वन्यजीव अभयारण्य से एक दुखद घटना सामने आई है। यहाँ एक बाघिन और उसके 4 शावकों के मृत पाए जाने की खबर है। वन अधिकारियों का मानना है कि बाघों की मौत का कारण गाय के शव में मिलाया गया जहर हो सकता है। इस बीच कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। मुख्य वन संरक्षक की अगुवाई में ये जांच होगी और 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। अब खबर अमेरिका से। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक कार्यक्रम में मौजूदा अमेरिकी लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बिना नाम लिए चेतावनी दी कि अमेरिका में लोकतंत्र खतरे के करीब है। ओबामा ने संस्थानों, कानूनी फर्मों, विश्वविद्यालयों और दोनों प्रमुख दलों से और यहाँ तक कि न्याय विभाग के अधिकारियों से संविधान की रक्षा के लिए बलिदान देने की अपील की है। उन्होंने खास तौर पर न्याय विभाग के लोगों का जिक्र किया जिन्हें राष्ट्रपति की धमकियों के सामने संविधान को कायम रखने में अहम बताया गया है। CNN के मुताबिक ये 21वीं सदी के सबसे लोकप्रिय डेमोक्रेटिक नेता की ओर से एक बड़ा बयान है। ओबामा की ये अपील ऐसे समय में आई है जब जमीनी स्तर पर लोग फिर से मौजूदा सरकार के विरोध में खड़े हो रहे हैं। और द लेंस रिपोर्ट में बात खालिस्तानी उग्रवादियों के खिलाफ अभियान में क्या भारत के साथ है कनाडा? इस पर पूरी रिपोर्ट पढ़िए हमारी वेबसाइट thelens.in पर विजिट कर। यह खबर आधारित है कनाडा खुफिया एजेंसी CSIS की 2024 की रिपोर्ट पर। आखिर में खबर जरा हटके में बात जलवायु परिवर्तन से कैसे प्रभावित हो रही है हमारी थाली। एक ताज़ा अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ मौसम की बात नहीं बल्कि हमारे खाने की थाली पर भी ये गहरी चोट कर रहा है, क्योंकि बढ़ता तापमान हमारी फसलों को निगल रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता प्रोफेसर सोलोमन यीजियांग और उनकी टीम ने नेचर जर्नल में प्रकाशित एक विस्तृत अध्ययन में बताया है कि सदी के अंत तक गेहूं, मक्का, चावल, सोयाबीन, जौ और कसावा जैसे प्रमुख फसलों से मिलने वाले कैलोरी 24% तक कम हो सकती है। यानी हर डिग्री तापमान बढ़ने पर प्रति व्यक्ति रोजाना 120 कैलोरी कम। ये कोई छोटी बात नहीं। आज दुनिया में 80 करोड़ लोग भूख से जूझ रहे हैं। अगर तापमान 3 डिग्री बढ़ा तो खाद्य उत्पादन में इतनी गिरावट होगी कि खाने की कीमतें आसमान छुएंगी और गरीबों की थाली और खाली हो जाएगी। खासकर अमेरिका के मिडवेस्ट जैसे इलाकों में जो मक्का और सोयाबीन का गढ़ है, वहाँ गर्मी का कहर सबसे ज्यादा होगा। लेकिन रूस, कनाडा जैसे ठंडे देशों को शायद थोड़ा फायदा हो। तो क्या कोई उम्मीद है? शोधकर्ता कहते हैं अगर हम कार्बन उत्सर्जन को तेजी से कम कर नेट जीरो की ओर बढ़े तो नुकसान को 11% तक सीमित किया जा सकता है। लेकिन अगर यही हाल रहा तो 2050 तक फसलें 8% और सदी के अंत तक 24% कम पैदा होंगी। ये खबरें हमें जगाने वाली है। हमारी थाली का भविष्य हमारे हाथ में है। पर्यावरण को बचाने के लिए छोटे छोटे कदम, पेड़ लगाना, ऊर्जा बचाना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को जानने के लिए हमारी वेबसाइट thelens.in पर विजिट करें। शुक्रिया।